Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 5, 9th class. This chapter is about physical states of matter. In first lecture, we discussed properties of matter, properties of different states of matter. Different states which are liquid, solid, gas, we discussed, and their properties were also explained. If any student is there with any question regarding this previous lesson, you can ask. No, sir. Okay, but today we are to start from test yourself questions of this chapter. First, test yourself questions are there 5.1. First question is there, why the rate of diffusion of gases is rapid than that of liquids? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो लिक्विड्स की निस्बत ज्यादा क्यों होता है? तो बेटे रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, दरमियान में स्पेसेस ज्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं और स्पीडीली मूव करते हैं। चूंकि स्पीड ज्यादा होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन के व्हाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल? के गैसेस कंप्रेसिबल क्यों हैं? बेटे देयर आर लार्ज स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। बेटे दोबारा पूछें, कोई क्वेश्चन है तो? आपकी आवाज नहीं सही आ रही। सर मैं कह रहा हूँ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में आप कुछ बात कर रहे हैं जो कि सही तौर पे सुनाई नहीं दे रही। इज़ान, आपको पता चल रहा है? नो सर, आवाज बहुत कट के आराम से आ रही है, स्लो आ रही है आवाज। वो सिर्फ वो जो सेकंड वाला है ना, व्हाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल, उसका जवाब दे रहे। अच्छा ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के व्हाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे। गैसेस बेटे देखें, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चूंकि फासले ज्यादा होते हैं, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, तो वॉल्यूम उनका रिड्यूस हो जाता है और हम कहते हैं गैस कंप्रेस हो गई है। कंप्रेस होना का मतलब होता है वॉल्यूम उसका कम हो जाना, ठीक है, वॉल्यूम का रिड्यूस हो जाना, इसको कहते हैं कंप्रेस हो जाना। तो गैसेस क्यों कंप्रेसिबल हैं या क्यों कंप्रेस हो जाती हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं और प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, यानी वो स्पेसेस रिड्यूस हो जाती हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 atm? बेटे पास्कल पूछा कि क्या है? पास्कल ऐसे यूनिट प्रेशर का है। ऐसे यूनिट जो प्रेशर का बेटे वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, अभी बेटे म्यूट रहा करें, जब क्वेश्चन पूछना हो ना तो आप अनम्यूट क्या किया करें, शोर सा आता रहता है फिर आप लोगों की तरफ से। इस वक्त कौन बच्चा अनम्यूट है? तलहा बेटे म्यूट कर ले, ठीक है। पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट, ऐसे क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे यूज होने वाले यूनिट जो प्रेशर का है वो बेटे है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी यूनिट को पास्कल का नाम दिया जाता है ब्लेज पास्कल के नाम पे, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर इसी यूनिट को, यानी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको पास्कल का नाम दिया जाता है और उसको PA के साथ इंडिकेट किया जाता है। आप ये नीचे अगर देखें 6 क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू में कैपिटल P और स्मॉल A पास्कल, तो ये पास्कल को एब्रीवेट किया जाता है। आगे पूछा इसी क्वेश्चन में, हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 atm? कि एक एटीएम का एटमॉस्फेयर, एक एटीएम के अंदर कितने पास्कल होते हैं? तो 10, 13, 25 पास्कल्स आर देयर इन 1 atm. 1 atm is equal to 10, 13, 25 pascals. Question number 4. Why the density of a gas increases on cooling? कि कूलिंग करने पर, ठंडा करने पर गैस, because their volume decreases. यस बिल्कुल ठीक, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है
On cooling, gas molecules come closer to each other because their kinetic energy decreases. They come closer to each other and the result is the volume of the gas decreases. अब वॉल्यूम कम हो गया, मैस गैस का उतना ही है और डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो चूंकि नोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, नोमिनेटर मैस था ना, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो आंसर कम आएगा और आंसर क्या है? डेंसिटी। क्वेश्चन 4 क्लियर है? यस सर। Yes, ओके sir. ओके बेटे, बस इतनी बात याद रखें, वॉल्यूम कम हो जाता है, मैस उतना ही रहता है गैस का, और मैस ओवर वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी होती है, लिहाजा डेंसिटी कम हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब व्हाइल दैट ऑफ अ लिक्विड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? कि गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है जबकि लिक्विड्स की जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसकी रीजन क्या है? बट रीजन इसकी सिंपल सी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चूंकि फासले बहुत ज्यादा होते हैं, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस का लेंगे उसके अंदर बहुत ही थोड़े मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और उन थोड़े मॉलिक्यूल्स का मैस मेजर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू मेजर दिस वेरी स्मॉल मैस ऑफ gas molecules which are there in 1 centimeter cube gas with the help of any convenient device। किसी भी डिवाइस के साथ, मेजरिंग डिवाइस के साथ गैस का वो जो बहुत थोड़ा सा मैस होगा जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ रहा होगा, उसको मेजर करना डिफिकल्ट है। और अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फिर वैल्यूज आगे आएंगी वो भी बहुत ही स्मॉल होंगी, जिनको रिप्रेजेंट करना जो है वो भी कन्वीनियंट नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर गैस का मैस देखते हैं कितना है कि वो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है। तो यही वजह है कि डेंसिटीज को फिर हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर ही एक्सप्रेस करते हैं। मेन तो चीज आपको देखो यहाँ पर बताया जा रहा है डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड, मेजर्ड की बात हो रही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेड की बात भी नहीं आई। तो जब मेजर्ड की बात आ रही है तो मेजरमेंट किसकी थी? मैस की मेजरमेंट डिफिकल्ट थी, जो बहुत ही कम मैस था गैस का, इन केस के अगर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया होता। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड किसी का प्रॉब्लम है तो पूछें। सर एक दफा और बता दे। ओके बेटे, गैस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में क्यों मेजर की जाती है जबकि लिक्विड्स की डेंसिटी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है? ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लेकर उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस मेजर करते हैं तो किसी भी कंसीवेबल डिवाइस के साथ उसका मैस का मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यानी बहुत ही थोड़ा मैस गैस का होगा, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि हम गैस का जो वॉल्यूम फिर है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बजाय 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेते हैं कि उसमें मैस कुछ सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसको मेजर करना आसान हो जाता है, मेजर करना आसान हो जाता है। हाँ जी, समझ आई बात की? से मेजरमेंट आसान करने के लिए। Yes, sir. Okay, question number 6, convert these quantities into the as you are directed into other quantities। पहला क्या है, 70 सेंटीमीटर Hg to ATM, 70 cm Hg को ATM में कन्वर्ट करना है। तो बेटे हमने देखना है कि cm Hg और ATM में रिलेशनशिप क्या है। 76 cm Hg जो है वो 1 ATM के इक्वल होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, ये देखें 76 cm Hg जो है वो 1 ATM के इक्वल होता है, 76 cm Hg। तो 1 सेंटीमीटर Hg किसके इक्वल होगा? ये 76 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था उधर जाके 1 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद हमसे पूछा गया 70 cm Hg किसके इक्वल है, तो 70 सेंटीमीटर Hg इक्वल है 70 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 0.921 ATM आ गया। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ओके, जी सर। अगर किसी का प्रॉब्लम हो हाँ। तो आपने खुद पूछते जाना है, अदरवाइज मैं आगे मूव करता जाऊंगा। सेकंड पार्ट, सर 70 मल्टीप्लाई क्यों किया? दोबारा पूछो, सर? मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है 70 से। ठीक है बेटा, देखो 1 सेंटीमीटर Hg जो है वो कितने एटीएम के इक्वल है उसका हमें पता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट के पास जो है वो 5 रुपीज हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के पास कितने रुपीज होंगे? 100 100 होंगे, बिल्कुल ठीक है। कैसे मिला आपको?
20 को 5 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से, बड़े इसी वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। देखो 1 सेंटीमीटर एजी हमें पता था उसमें इतने एटीएम होते हैं, 1/76 एटीएम होते हैं। हमें एक रिलेशन का पता है कि 1 सेंटीमीटर एजी इतने के इक्वल है, तो फिर इतने सेंटीमीटर एजी किसके इक्वल होगा, वो हमें मल्टीप्लाई करने से मिलता है। जब भी हमें यूनिट प्राइस मालूम हो, यूनिट प्राइस जब भी मालूम होती है तो उस प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल प्राइस फाइंड किया करते हैं। ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको यूनिट रिलेशनशिप यूनिटी का आपके पास मालूम है, तो जितने वैल्यूज का कहा गया था 70 की वैल्यू थी, उसे मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल वैल्यू मिलनी थी, इसलिए मल्टीप्लाई किया। बी पार्ट 3.5 एटीएम टू टार। आपने 3.5 एटीएम को टार में कन्वर्ट करना है, तो रिलेशनशिप लिखा कि जो 1 एटीएम है वो 760 टार के इक्वल होता है। बेटे टार याद रखे, मैंने आपको बताया था एमएमएचजी के इक्वल ही होता है। एमएमएचजी ये टार जो है ये सेम यूनिट्स हैं। 1 एटीएम जो है इसमें 760 टार होते हैं, तो अगर 3.5 एटीएम जो है उसमें कितने टार होंगे, ये अगेन यूनिट रिलेशनशिप आपके पास मालूम है, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2660 टार जो है आंसर आ गया। सी पार्ट है कि 1.5 एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो बेटे पास्कल और एटीएम का रिलेशनशिप मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल, और पास्कल जो है ये ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी असल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही ऐसा यूनिट है, पास्कल तो सिर्फ साइंटिस्ट के नेम पे जो है यूनिट को नाम दिया जाता है। तो 1 एटीएम के अंदर 10 13 25 पास्कल होते हैं, तो 1.5 एटीएम किसके इक्वल होगा, अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 19 87.5 पास्कल। है बेटे ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन 6 की कन्वर्जेंस थी, किसी का कोई प्रॉब्लम? Yes, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बेटे है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप स्टडी किया गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट इसमें देखें दो चीजें उसने कांस्टेंट रखी हैं और दो चीजों में रिलेशनशिप लिया हुआ है। कांस्टेंट कौन से याद रखो बॉयल्स लॉ के अंदर, फिक्स मास ऑफ अ गैस, देखो गिवन मास ऑफ गैस, जो कि एक तो गैस का मास है जो उसने कांस्टेंट लिया, और दूसरी बात उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है, फिर रिलेशनशिप किस में देखा जा रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। तो रॉबर्ट बॉयल ने ये स्टडी किया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बेटे ये जो साइन होती है ये होती है प्रोपोर्शनैलिटी की, और जब अगली वैल्यू रेसिप्रोकल में आ रही हो, ओवर में आ रही हो, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इनवर्स रिलेशनशिप ये होता है कि जब एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी कम हो जाती है। मसलन एक को डबल करते हैं दूसरी हाफ हो जाती है, ठीक है, एक को 3 गुना करते हैं दूसरी 1/3 रह जाती है, तो ये होती है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये रिलेशनशिप था जो बॉयल ने स्टडी किया, जिसको कि सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और बेटे याद रखो जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल होता है इस वेरिएबल को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है जो राइट साइड पे है, तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। पहले यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थी, हमने कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा लिया, के यूज कर लिया। के क्या है, कांस्टेंट से सर्टेन कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, जिसकी डेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होता है, तो इसको इसलिए कांस्टेंट कह रहे हैं कि चेंज नहीं होगा। जी बेटे बोले सर कि के एसआई यूनिट में वैल्यू 1 नहीं होती है ना? किसकी वैल्यू? सर के की नहीं 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 बेटे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं है। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू गैस की मास पे डिपेंड करेगी। आपने जो मास ऑफ गैस लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आप जब मास को चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वन कभी नहीं होती, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी इसकी। बेटे ये इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इस इक्वेशन को, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, प्रेशर उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा V से, इधर P डिवाइड कर रहा है, उधर V से मल्टीप्लाई होगा, तो PV या VP इज इक्वल टू K यानी कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अब जैसे प्रेशर को चेंज करते हैं या वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये K की वैल्यू
चेंज, याद रखें बेटे पी और वी को आपस में, अगर ओनली पी को चेंज करें, आपने गैस का मैस कुछ स्पेसिफिक ले लिया है, उसके प्रेशर वॉल्यूम को आप चेंज करते हैं, जो मर्जी करते हैं, वहां के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। के की वैल्यू तब चेंज होगी जब आप मैस जो गैस का है उसको चेंज करेंगे, या जो आपने प्रेशर लिया हुआ है, सॉरी टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे। जो दो कांस्टेंट रखे हुए हैं ना हमने, टेम्परेचर भी और जो है हमने मैस ऑफ द गैस है वो भी कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर उनको चेंज करेंगे तो फिर के की वैल्यू चेंज होगी। Otherwise, keeping the temperature and mass of the gas constant, product of pressure and volume of the gas will always remain constant. बेटे यहाँ पे क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें। Any student? नो सर। Okay. बेटे अब नेक्स्ट हम इसी के जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके हवाले से अगर हम बात करें कि लिखा कि वैल्यू ऑफ के सेम है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। जो भी गैस आपने ली है अगर उसका अमाउंट, उस गैस की अमाउंट को सेम रखते हैं, मैस ऑफ द गैस को चेंज नहीं करते, तो ये के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बॉयज लॉ को एक और डेफिनेशन के जरिए जो एक्सप्लेन किया जाएगा, डिफाइन किया गया इसको दूसरे तरीके से, वो यही जो रिलेशनशिप हमने पहले लिया है, फिक्स मैस ऑफ अ गैस जो है उसका जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट होता है। अच्छा देखो, हमने गैस का सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जो वो ली थी, उसका जो वॉल्यूम है वो V1 था और उसका जो प्रेशर है वो P1 था। हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया P1 V1, वो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, उसको हमने K से शो किया। उसके बाद बेटे हमने ये किया, उसी गैस का हमने प्रेशर चेंज करके P2 कर दिया है, बेशक पहले से कम किया या ज्यादा किया, जो भी किया पहले से चेंज कर दिया है। उसका वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम न्यू वॉल्यूम को न्यू प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा जो पहला आया था, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आया था। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन थी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं गैस के प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसके दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है। ये भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की। इस सिलेंडर के अंदर जो पहला सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जो वो ली है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा है। हमने उस टेम्परेचर को चेंज नहीं करना और ना ही हमने गैस का जो अमाउंट है उसको कम या ज्यादा करना है। यहाँ पे जो वेट ऊपर रखा है ये पिस्टन मूवेबल है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिस्टन है और ये मूवेबल है, यानी ऊपर नीचे फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रिक्शन लेस है। हमने इसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे वो 2 atm है और इस गैस का जो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसका प्रेशर हमने 2 atm की बजाय 4 atm कर दिया है, यानी डबल कर दिया है। वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब की बजाय रिड्यूस होकर 0.5 डेसीमीटर क्यूब रह गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने प्रेशर को बढ़ाकर 6 atm कर दिया है, यानी पहले प्रेशर से 3 गुना 3 टाइम्स कर दिया है। तो वॉल्यूम उस गैस का जो है वो 0.33 डेसीमीटर क्यूब रह गया, यानी कि 1/3 रह गया। अगर आप फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखें तो प्रेशर को 8 atm किया गया, जो कि 2 की बजाय क्या किया गया, 2 से 8 4 टाइम्स कर दिया। तो वॉल्यूम 1 की बजाय 0.25 रह गया, यानी 1/4 रह गया है। अब हमने बॉयल्स लॉ की जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की थी, जरा उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। पहले एक्सपेरिमेंट के केस में प्रेशर जो है वो 2 है, वॉल्यूम 1 है, तो ये देखिए 2 × 1 किया तो आंसर आया 2। सेकंड एक्सपेरिमेंट में 4 प्रेशर है, 0.5 वॉल्यूम है, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अगेन 2 है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में प्रेशर को 6 किया, वॉल्यूम 0.33 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर भी 2 आता है। ये बेटे 0.33 जो है ना, इसको याद रखो ये 1/3 है। आप बेशक इसको 1/3 मेंशन कर सकते हैं, 1/3 डेसीमीटर क्यूब यानी 1/3। फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने प्रेशर को 8 atm किया था, वॉल्यूम 0.25 यानी 1/4 हो गया है। उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अगेन 2 atm आ रहा है। तो ये वैल्यू जो कांस्टेंट आ रही है 2 आ रही है हर एक्सपेरिमेंट के अंदर, बेटे ये प्रूव कर रही है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस at constant temperature is always constant. Any question from any student?
बेटे बाजला क्लियर है सबको? Yes, sir. जी clear. सर। ओके नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज द बॉयज लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स? No, sir. बेटे क्या लिक्विड्स पे अप्लाई हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल हैं। लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल हैं। और यहाँ लॉ में तो हमने पढ़ा कि प्रेशर को डबल करें तो वॉल्यूम आधा रह जाता है, प्रेशर को ट्रिपल करें वॉल्यूम 1/3 रह जाता है, एंड सो ऑन। तो बॉयज लॉ लिक्विड्स पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल। नंबर 2, इज द बॉयज लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? यस बेटे, टेम्परेचर को चेंज करते जाएं, टेम्परेचर चेंज करके कोई भी फिक्स वैल्यू रख लें, लेकिन उसको बाद में चेंज ना करें। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर आप वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप ले सकते हैं, तो बॉयज लॉ वैलिड रहे, बॉयज लॉ वैलिड रहेगा। बेटे अनम्यूट ना हुआ करें, अंदर शोर की आवाज आती है। इज द बॉयज लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर? तो बेटे वैलिड है। थर्ड, what will happen if the pressure on a sample of a gas is raised 3 times and its temperature is kept And constant? volume will also decrease 3 times of its original volume. यानी 1/3 रह जाएगा। बताया इसमें कहा कि अगर प्रेशर को 3 टाइम्स कर दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? वॉल्यूम विल बी रिड्यूस्ड टू 1/3। देखिए ये वाला केस आ जाएगा ना, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट वाला, कि प्रेशर को 2 के बजाय 2 × 3 6 होता है ना, 3 टाइम किया तो वॉल्यूम 1/3 रह गया। चौथा क्वेश्चन, इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड? ब्लड प्रेशर बेटा कौन से यूनिट्स में मेजर होता है? हाँ जी, सर इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है या वैल्यू बतानी है? नहीं बेटे यहाँ पे यूनिट्स बताने हैं कि ब्लड प्रेशर सर जो है टॉर यूनिट, सर टॉर यूनिट कौन से यूनिट्स में मेजर होता है, जो प्रेशर मेजर होता है। सर हाँ जी, systolic and तो आप diastolic. सोच सकते हैं, आपको जस्ट फ्यू सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? सर आपका माइक अनम्यूट है। सर म्यूट है। ओके, हाँ जी, कौन बेटे बताएंगे ब्लड सर प्रेशर? MMHg। सर टॉर यूनिट, सर टॉर यूनिट, टॉर भी Systolic and diastolic both are MMHg टॉर के respectively. इक्वल होता है, MMHg टॉर जी के इक्वल सर। होता है। आप MMHg बता दें या टॉर बता दें, दोनों ठीक है। नेक्स्ट, ये मेजरमेंट ब्लड प्रेशर की जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये गेज के जरिए जो है, प्रेशर गेज के जरिए इसको मेजर करते हैं, जो कि क्या हो सकता है? मर्करी मानोमीटर हो सकता है या कोई भी और डिवाइस हो सकता है। और ब्लड प्रेशर जो है 2 वैल्यू से रिपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया 120/80, 120/80। तो इसमें जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जबकि जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक क्या है और डायस्टोलिक क्या है? बेटे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जिस वक्त हार्ट जो है उसके वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन की स्टेज, वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और जिस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं वो लो ब्लड प्रेशर होता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 120 जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जबकि 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और ये आगे यहाँ पे बता भी दिया कि प्रेशर टॉर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोबारा बता दे। ठीक है बेटे, जिस वक्त हार्ट के मसल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड हाई प्रेशर के साथ जो है वो पंप किया जाता है बॉडी में। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन की स्टेज है ना उसको कहते हैं सिस्टोल, और जो वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना है, वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना उसको कहते हैं डायस्टोल। ये बायोलॉजी में चीजें पढ़ेंगे आप। वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट करना उस स्टेज को डिसिस्टोल कहते हैं और रिलैक्स होना उसको डायस्टोल कहते हैं। तो कंट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर, और रिलैक्स होने के दौरान जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। प्रेशर के यूनिट्स बताया गया आपको, टार यूनिट्स, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, टार या MMHg।
हाइपरटेंशन क्या है बेटे? अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, मतलब 140/90 जो है, यहाँ तक फिर भी नॉर्मल रेंज कंसिडर कर ली जाती है कि थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। 120/80 वैसे नॉर्मल है, लेकिन अगर थोड़ी सी वेरिएशन 140/90 इतने हो, एक्सेप्टेबल होती है। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है और टर्म यूज होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अब ये किस वजह से होती है? टेंशन हो, वरीज ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, परेशानियां हो, कोई टेंशन वगैरह हो, ऐसे केसेस में ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो स्ट्रेस इंक्रीज होती है हार्ट के ऊपर, और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या है? स्ट्रेस बढ़ता है। यानी यूं समझ लीजिए इसके प्रेशर बढ़ जाता है, और स्ट्रेस के इंक्रीज होने से जो है ससेप्टेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ससेप्टेबिलिटी मीन चांसेस, ठीक है, चांसेस, इम्कानात जो है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, स्ट्रोक जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक ब्रेन का जो है वो डिसऑर्डर है, हार्ट अटैक जो है हार्ट का है। थोड़ी ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको बता दी। जस्ट क्लियर टू यू? वेरी स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक स्ट्रोक बेटे हार्ट दूसरा ब्रेन का होता है। ब्रेन के मतलब ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो बर्स्ट कर जाती हैं, जिसको हम ब्रेन हैमरेज वगैरह भी कहते हैं। हैमरेज ब्लड का जो है वो निकलना, ब्लीडिंग होना ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर तो एक स्पॉट भी जहां भी लग जाएगा तो वो इसका काम करना छोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट बड़ी एग्जांपल्स हैं, एक दो आप देख लें। पहली एग्जांपल है कि गैस का वॉल्यूम था 350 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर था 650 mmHg। उसका प्रेशर जो रिड्यूस करके 325 कर दिया गया है mmHg। आपने न्यू वॉल्यूम बताना है। तो बेटे देखें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फार्मूला यूज करना है। आपको P1 मालूम है, V1 भी मालूम है, P2 भी मालूम है, तो V2 मालूम करना है। इसी फार्मूले को अगर हम V2 के लिए रीअरेंज करें तो देखें P2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है V2 से, तो दूसरी तरफ जाकर P2 डिवाइड कर देगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा कि V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। फार्मूला क्लियर है इसकी रीअरेंजमेंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, Yes, आगे sir. जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर से हमने सॉल्व करना है। 700 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो वॉल्यूम गैस का तकरीबन क्या है? डबल हो गया है। वॉल्यूम गैस का 350 के बजाय देखें 700 यानी डबल हो गया है। जब आपने प्रेशर को रिड्यूस करके हाफ किया, ठीक है, प्रेशर को 650 के बजाय 325 यानी हाफ किया, तो वॉल्यूम 350 से क्या हो गया? डबल हो गया, 700 हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 785 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है, इट इज एनक्लोज इन अ कंटेनर जिसका प्रेशर है 600 mmHg। अगर वॉल्यूम रिड्यूस करके 350 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए तो न्यू प्रेशर क्या होगा? अब बेटे आपने P2 फाइंड करना है। हम इस इक्वेशन को आप P2 के लिए रीअरेंज करते हैं तो ये V2 जो उधर मल्टीप्लाई का है राइट साइड पे, ये उधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देगा। इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिखें, जो चीज बेटे मेजर करनी हो ना, फाइंड करनी है, उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए P2 को उधर रखा। P1 V1 ओवर V2, वैल्यूज पुट करने से आपको आंसर मिल रहा है 45.7 mmHg। अब इस mmHg को ATM में कन्वर्ट करना है तो 760 से डिवाइड करेंगे, 760 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 1.77। तो प्रेशर इंक्रीज होगा। दोबारा बेटे पूछें। 760 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, डिवाइड इसलिए किया कि ये जो mmHg के अंदर आपके पास वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, काफी बड़ी वैल्यू है। जब भी आंसर जो है वो बड़ी वैल्यू में आ रहा हो, उसको आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूनिट चेंज कर देते हैं। इसको बड़े यूनिट में शो किया है। अब 760 mmHg जो हैं वो एक ATM के इक्वल होते हैं, तो हमने इसको डिवाइड किया 760 से ताकि ये ATM में कन्वर्ट हो जाए। बड़े जैसा देखें ना, मीटर और किलोमीटर है, आपको पता है कि 1000 मीटर जो हैं वो 1 किलोमीटर में होते हैं। तो आपके पास मीटर्स में अगर वैल्यू मालूम हो, उसको 1000 से डिवाइड करके हम किलोमीटर कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। 760 mmHg एक ATM में होते हैं, तो 760 से डिवाइड किया ATM की वैल्यू, सॉरी इसकी mmHg की वैल्यू को, ताकि वो ATM में कन्वर्ट हो जाए। हाँ जी, क्लियर है दोनों न्यूमेरिकल? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटे एब्सोल्यूट टेंपरेचर स्केल की बात है। अच्छा बेटे, एब्सोल्यूट टेंपरेचर स्केल के बारे में आपको बताया जाएगा। लॉर्ड केल्विन ने ये एब्सोल्यूट टेंपरेचर स्केल जो है इसको स्टार्ट किया
इसको इंट्रोड्यूस किया था उसने। और ये टेम्परेचर स्केल जो है ये स्टार्ट होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड, इससे तो आप अवेयर ही हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसको एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो केल्विन स्केल पर ये 273 केल्विन आता है। अब 0 केल्विन कहां पे आता है, ये देखें नीचे काम करते हैं जहां टेम्परेचर, तो 0 केल्विन जो है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको ज्यादा एक्यूरेटली जो है वो शो किया जाता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखें कि ये जो टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया जाता है। क्यों एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं? इसलिए कि जो आइडियल गैस है जीरो वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर। आइडियल गैस इज सपोज्ड टू बी हैविंग जीरो वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर। यानी आप एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस इज सपोज्ड टू हैव जीरो वॉल्यूम। कि ये फर्जी टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल या फर्जी सपोज्ड है वो टेम्परेचर। आइडियल गैस क्या मतलब? हाँ जी, आइडियल गैस बेटे वो होती है जिसकी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूं कि आइडियल गैस हम उसको कहते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शंस हैं वो नहीं होती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है, और उसका जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड है गैस का दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। का कंटेनर जिसमें गैस है उसके वॉल्यूम के मुकाबले उसका वॉल्यूम होता ही नहीं है, ठीक है, यानी वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बिल्कुल ही नहीं होती। उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। यानी एक फर्जी गैस समझ लें सपोज्ड, तो उस गैस का वॉल्यूम जीरो होगा जिस टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो ये स्केल आपने देखा कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, और जो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है उसको हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट 273 को उसमें प्लस कर दें। सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में 273 वैल्यू फिक्स होती है। हाँ जी, वे वैल्यू इसलिए फिक्स हो रही है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस जो है वो 273 का है। ये इनकी रेंज सेम है, रेंज दोनों की सेम, यानी डिवीजन एक जैसी है। अच्छा बेटे, जब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर हो तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में 273 प्लस कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि सेल्सियस स्केल और जो केल्विन स्केल है इनका जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, फिक्स रेफरेंस पॉइंट, उनका डिफरेंस 273 का है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर रेफरेंस पॉइंट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और केल्विन स्केल पे उसी को 273 लिया गया है। अगर आप केल्विन स्केल को देखें नीचे ले आएंगे तो 273 से रिड्यूस करके उसको 0 पे ले आए हैं, तो इधर से देखें 0 से माइनस में वैल्यू चलती गई तो -273 हो गया। इट मीन कि सेल्सियस स्केल की डिवीजन और केल्विन स्केल की जो डिवीजन है वो सेम है, यानी रेंजेस दोनों की, दोनों स्केल्स की रेंजेस सेम है। तो डिफरेंस किसका है? स्टार्ट का डिफरेंस है। सेल्सियस स्केल जहां 0 से स्टार्ट हो रहा है तो केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए देखें ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आपसे कहा जाए यही टेम्परेचर केल्विन स्केल में करें तो 0 में 273 प्लस करो तो 273 आता है ना, स्टार्ट का डिफरेंस जस्ट जो आपने खत्म किया। तो यही वजह है कि जब भी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आपके पास है आप 273 उसमें प्लस करेंगे वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, या केल्विन में टेम्परेचर है तो 273 माइनस कर दें वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटे एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? ये टॉपिक क्लियर है सबको? जी सर। ओके बेटे, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। जैसा आपने बॉयल्स लॉ में देखा था कि उसमें हमने टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस जो उनको कांस्टेंट लिया था और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप लिया था। तो चार्ल्स लॉ जो है ये बेटे चार्ल्स ने 1787 में रिलेशनशिप प्रेजेंट किया था वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। इसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, मास ऑफ द गैस जो है वो भी कांस्टेंट। तो उसने देखा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटे याद रखो जब भी कैलकुलेशन आपने करनी है तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन स्केल का टेम्परेचर। आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है,
या फ़ारेनहाइट में, तो उसको आपने केल्विन में चेंज करना है। सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना मैंने आपको बता दिया। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है उसको पहले सेल्सियस में चेंज करेंगे, फिर उसमें 273 प्लस करके केल्विन में चेंज करेंगे। और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेल्सियस में कैसे चेंज होता है बेटे? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का जो स्केल का टेम्परेचर है उसको अगर हमने सेल्सियस में करना हो तो हम कैसे करते हैं? 5/9 इंटू F-32, ये रिलेशनशिप है इसका जो है वो कन्वेयन का। मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ फार्मूला। सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर यानी जो C है ये इक्वल है 5/9 और उसके बाद आपने विद इन ब्रैकेट लिखना है F-32, ये रिलेशनशिप है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर है उसमें से पहले 32 माइनस कर दें, फिर उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका फ़ारेनहाइट का स्केल का टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा बेटे, फ़ारेनहाइट स्केल में अगर टेम्परेचर गिवन है आपको, उसमें से आप 32 पहले माइनस करेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट ही 32 से होता है। ये स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसका डिफरेंस खत्म करेंगे। उसके बाद सर ये सवारी दूसरी क्लास से बच्चा आ गया है। दूसरी क्लास का बच्चा बेटे कोई बात नहीं है सर ये इस्तफारिज भी बेटे, कोई मसला नहीं, आने दें, जो बच्चा है उसको सीखने दें जो सीखता है। बेटे ऐप में से फ़ारेनहाइट स्केल के टेम्परेचर में से 32 माइनस करेंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल का सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आपको मिल जाए उसमें हमने 273 को प्लस करना है, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर नहीं सर, एक बार दोबारा। सर जो 32 को हम किससे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे? सबसे फ़ारेनहाइट स्केल में आपको टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, कोई भी वैल्यू टेम्परेचर की आपके पास है वो है फ़ारेनहाइट स्केल में, उसमें से 32 को आप करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक टेम्परेचर जो है उसको सॉल्व करके देता हूँ। सर ये सब एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू बताएं, मैं आपको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता हूँ। 5/9 30, ठीक है, 30 को मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 30 हमारे पास एक टेम्परेचर है, तो देखिए बेटे यहाँ पे मैंने लिखा है 30 माइनस जो है वो 32 और ब्रैकेट क्लोज। आगे आप देखें कि ये मैंने किया 5/9 उसी तरह से ही, और उसके बाद आगे जो है स्टेरिक की साइन में डाल दूं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना। 30 में से -2 को जब -32 माइनस करेंगे, सॉरी 30 में से 32 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2 ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा -2। बेटे मैं इसको जस्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करूं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 डिवाइड मैंने 9 किया, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है जस्ट 2 के साथ, आंसर आ रहा है 1.11, लेकिन ये आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। ठीक है, ये आंसर माइनस में आएगा हमारे पास। हाँ जी, -1.11, लेकिन स्केल कौन सा होगा? ये सेल्सियस में आ चुका है टेम्परेचर इस वक्त। ठीक है, सेल्सियस डिग्री में आ जाएगा। और जब सेल्सियस में टेम्परेचर है इसके ऊपर आपने यहाँ पे डिग्री भी लाजमी डालनी है। ठीक है, यहाँ पे सी के ऊपर जो है डिग्री की साइन लाजमी डालेंगे। हाँ जी, आप क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, तो वॉल्यूम हमने देखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और आपको जैसे मैंने बॉयज लॉ में समझाया कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना हो तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इसकी वजह से चेंज हो रहा होता है, जिसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। देखो टेम्परेचर को हम डबल करें वॉल्यूम डबल हो जाता है, टेम्परेचर को हाफ करें वॉल्यूम हाफ हो जाता है,
तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई V इक्वल टू KT, या T इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे डिवाइड कर देगा, तो V ओवर T इक्वल टू K हो गया। K क्या है? अगेन कांस्टेंट। अब इस लॉ के मुताबिक हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है किसी बच्चे का? बड़े को क्वेश्चन है? नो सर। ओके सर क्वेश्चन का मतलब बेटे समझ नहीं आई कोई बात की तो पूछ लो, क्वेश्चन का ये मतलब है। सर क्वेश्चन कांस्टेंट का कांस्टेंट, ओके आप पूछ रहे हैं कांस्टेंट का क्या मतलब है। बेटे कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बताया कि वैल्यू ऑफ के जो है इट विल बी सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस, कि मैस गैस का आप चेंज नहीं करेंगे तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी गैस का कुछ मैस लिया है, उसका जो टेम्परेचर है वो T1 था, उस पे वॉल्यूम उसका था V1, तो V1 को T1 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक वैल्यू मिली, उसको K से हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर दिया, वॉल्यूम गैस का चेंज होकर V2 हो गया, न्यू वॉल्यूम को न्यू टेम्परेचर से डिवाइड किया, अगेन जो आंसर मिला है इट इज सेम, एग्जैक्टली सेम एज इट वाज देयर द प्रीवियस वन, जो कि पहले के की वैल्यू थी बिल्कुल वही इसकी वैल्यू भी आई है। देखिए ये जो के था आपके पास वही ये के है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जी समझ आ गई इसकी? तो हमारे पास फिर रिलेशनशिप क्या मिला है कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, के रेशियो जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कह सकते हैं चार्ल्स लॉ की, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट है। हाँ बेटे इस लॉ से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम इसकी देख लेते हैं। बेटे देखें एक सिलेंडर लिया है जिसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, इसमें जो हमने गैस ली उसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम था T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, यानी जब टेम्परेचर 25 था तो वॉल्यूम जो है वो 50 था। हमने प्रेशर को वही रखा है पहले जितना ही, टेम्परेचर को 25 की बजाय 100 कर दिया है, ठीक है, टेम्परेचर को 100 कर दिया है, यानी 4 गुना कर दिया है एक तरह से। तो वॉल्यूम जो है वो 50 की बजाय क्या है 62.5 हो गया है, यानी वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो अगर लें V1 ओवर T1, तो यहाँ पे टेम्परेचर आप देख रहे हैं 298 यूज हुआ। मैंने आपको कहा था ना कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में यूज करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर यूज करेंगे तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि देखो ना टेम्परेचर को तो हमने 4 गुना कर दिया था, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, 4 गुना नहीं हो जाना चाहिए था, वॉल्यूम तो 200 हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि चार्ल्स लॉ तब वेरीफाई होगा जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यूज करेंगे। तो 25 में 273 प्लस किया वो 298 केल्विन आ गया, तो 50 ओवर 298 आंसर 0.17 आ रहा है। और न्यू वैल्यूज में देखें जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें 273 प्लस किया तो 373 हो गया, और न्यू वॉल्यूम 62.5 को 373 से डिवाइड किया, अगेन 0.17 आंसर आया, यानी कि जो रेशियो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की वो कांस्टेंट है। हाँ जी बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर प्लीज एक बार ये समझा दें दोबारा। बेटे टेम्परेचर आपने केल्विन स्केल में लेना है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड देखें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, इसमें 273 प्लस करेंगे तो 298 आंसर आएगा, ये जो टेम्परेचर यूज किया है केल्विन स्केल का टेम्परेचर, और वॉल्यूम 50 है, 50 को डिवाइड करेंगे 298 से आंसर आ रहा है 0.17। अब हमने टेम्परेचर को 25 से बढ़ाकर 100 कर दिया है, तो 100 को हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे 273 प्लस करके, तो वो बनेगा 373, और न्यू वॉल्यूम जो आया V2 वो 62.5 है, हम इस 62.5 को डिवाइड करें 373 पे तो आंसर आ रहा है 0.17। तो सेम आ रहा है ना, दोनों केसेस में आंसर सेम है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो सेम है। इट प्रूव्स चार्ल्स लॉ। एनी अदर क्वेश्चन?
बेटे ये लास्ट क्लियर है आपको? जी सर। और बेटे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल है। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। वॉल्यूम गैस का 250 सेंटीमीटर क्यूब था, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने क्या किया है, गैस को एक्सपेंड किया है अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। यू आर टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। कि हमने टेम्परेचर देखें, गैस एक्सपैंड कैसे करेगी, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी ना। गैस का वॉल्यूम जो है वो 250 की बजाय 700 हो गया है, तो बताना है कि न्यू टेम्परेचर क्या होगा। ये देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम था, T1 -30 था, उसमें 273 प्लस किया तो 243 हो गया। ठीक है, -30 था ना, इसलिए रिड्यूस होकर ये वैल्यू आई। और वॉल्यूम जो V2 है वो 700 है। V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। हमने T2 फाइंड करना है। ये देखिए T2 जब फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। V1 T2 आपके पास किसके इक्वल बनेगा? देखिए उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि V1 और T2 ये आपके पास इक्वल किसके हो जाएगा? V2 और T1, ऐसे ही है ना? T1 ये यूं क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इसको मैं स्पॉट लाइन लेता हूं। ये देखें ऐसे, V1 को T2 से किया V1 T2, और V2 को T1 से किया तो V2 T1। उसके बाद हमने T2 तो फाइंड करना है। ये V1 जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये राइट साइड पर जाकर डिवाइड कर गया, तो V2 T1 ओवर V1 किया, वैल्यूज को पुट किया तो आंसर है 680.4 केल्विन। ये न्यू टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल में। अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो इसमें से 273 माइनस कर दें, ये सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन केल्विन में रिप्रेजेंट कर दें, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। और ऐसे सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का यही यूनिट यूज होता है। बेटे नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें, एक ही एग्जांपल रह गई है। सैंपल में हाइड्रोजन गैस जो है इसका वॉल्यूम है 160 सेंटीमीटर क्यूब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर को रेज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। आपने न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगेन आप देखें दोनों टेम्परेचर की वैल्यूज को 273 प्लस करके केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद यही फार्मूला सेम पहले वाला यूज किया। उसको अब V2 के लिए रीअरेंज करना है। तो V2 के लिए बेटे सीधे ही अरेंज हो जाना, T2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो V1 T2 ओवर T1 हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी हैव गॉट आंसर 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम गैस का जो है आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है। हाँ जी बेटे, को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वी शैल वाइंड अप आवर लेसन। ये टेस्ट योरसेल्फ वगैरह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।